नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास ट्रेन हादसे में बचाव अभियान हुआ पूरा। 9 लोगों की मौत, 50 के करीब लोग हुए घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा, कहा हमारा सारा ध्यान रेस्क्यू और बहाली पर। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ईवीएम हैक करने से जुड़ी झूठी खबर छापने पर मिड डे अखबार ने मांगी माफी। चुनाव आयोग के नोटिस पर 24 घंटे के भीतर दिया माफीनामा। और आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। तो खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना की, जहां रंगापानी इलाके में सुबह 8:35 पर एक रेल दुर्घटना हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें गार्ड कोच, पार्सल के 2 कोच और जनरल कोच भी क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक 9 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में 3 रेल कर्मी हैं, जबकि 5 यात्रियों की मरने की खबर है। मौके पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सा सहायता युद्ध स्तर पर की गई और सफलतापूर्वक बचाव अभियान कार्य पूरा कर लिया गया। दुर्घटना की वजह से 19 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं अब रेल लाइन को बहाल करने पर काम जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मोटरसाइकिल पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दार्जिलिंग जिले के रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास हुए इस रेल हादसे के दुर्घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि घायलों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उनके इलाज कराने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और घटना की जांच भी की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। रेल मंत्री ने रेल दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की बात कही है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उनको 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। और दार्जिलिंग के रंगापानी स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल में
रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और आईबी के निदेशक के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए हैं। मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित सेना प्रमुख और अन्य सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। और भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर रहा। प्रतिनिधि मंडल में विधायक अग्निमित्रा पॉल, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब शामिल हैं। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और हिंसा पीड़ितों के घर भी गए। उन्होंने चुनावी हिंसा की पूरी जानकारी ली। भाजपा की ये टीम मंगलवार को दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। इससे पहले कल टीम कोलकाता पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने हिंसा के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में स्थित माहेश्वरी भवन में 200 शरणार्थियों को शरण दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राज्य में होने वाली चुनावी हिंसा से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सर्वाधिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसके साथ ही साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी हिंसा की कई घटनाएं हुई। बागडोगरा एयरपोर्ट पर बिप्लब कुमार देब ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ममता बनर्जी की आदत है कि उन्हें इस आदत को बदल देना चाहिए। ये ममता बनर्जी का सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है और इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए। हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि हरियाणा के लिए बिप्लब कुमार देब प्रदेश चुनाव प्रभारी चुने गए हैं। झारखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के लिए प्रदेश चुनाव सह प्रभारी के रूप में चुने गए हैं। जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है। और महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के लिए बिप्लब कुमार देब प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के लिए प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए जी किशन रेड्डी प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और दिल्ली में पानी की किल्लत पर एक और जनता परेशान है। दिल्ली प्रदेश सरकार मामले को सियासी रंग देने पर तुली हुई है। कभी वो पाइपलाइन में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हैं तो कभी हरियाणा को पानी की कमी का जिम्मेदार बताते हैं और कभी हिमाचल को। जनता टैंकर माफियाओं से त्रस्त है। दिल्ली के चारों ओर बसी ओखला, गोविंदपुरी, रंगपुरी पहाड़ी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप पानी की किल्लत से हलकान हुए जा रहे हैं। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली प्रदेश की सत्ता और नगर निगम दोनों की डोर आम आदमी पार्टी के हाथों में है, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम बहानों की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। रविवार को केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर आतिशी ने मदद की गुहार लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया है, लेकिन टैंकर माफियाओं और जल बोर्ड की खस्ता हालात पर केजरीवाल और उनकी टीम चुप्पी साधे हुए है।
भाजपा के मुताबिक साल 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, लेकिन आज वो 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंच चुका है। इस पूरी सियासी कवायद में जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं हैं। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है, उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। वहीं दिल्ली प्रदेश सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद और प्रदेश भाजपा लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई की जाती है, लेकिन बीते दिनों में इसमें भी लगातार कमी आई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की किल्लत देखी जा रही है। दिल्ली की प्रदेश सरकार हरियाणा को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, जबकि साल 1994 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसके मुताबिक दिल्ली को मार्च से जून तक 0.076 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ था और वार्षिक आवंटन 0.724 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यह लगभग 435 MGD के बराबर है। इस समझौते में 2025 में संशोधन किया जाना है। और दिल्ली जल संकट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से डीडी न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिल्ली के 52 अलग अलग स्थानों पर दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है। गीता कॉलोनी में खुद भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं। सर, आखिर क्यों करना पड़ रहा है 52 जगह? अगर दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा, मेरी दिल्ली के लोग प्यासे हैं, मेरे भाई बहन बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, तो उनकी आवाज़ उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, हम आम आदमी पार्टी के चोर काला बाजार विधायकों को चैन से जीने नहीं देंगे। सर, आतिशी कह रही हैं कि भाजपा खुद इस पे आतिशी मार लेना का काम ही झूठ बोलना है। आतिशी मंत्री हैं, अपना फेलियर, अपने नकारेपन को छुपाने के लिए झूठ बोलती है। मैं चुनौती देता हूँ आतिशी को, या तो इस आरोप को साबित करे, अन्यथा इस्तीफा देके नीचे आए। कृष्णा नगर में ये 15 ब्लॉक, इंदिरापुरी, सफेदा बस्ती, यहाँ गली गली में गंदा पानी मिल रहा है। ये है आम आदमी पार्टी का शासन, कुशासन, जो दिल्ली वालों को बीमार कर रहा है, दिल्ली वालों को मारने का काम कर रहा है। और ये प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। दिल्ली की गली गली में जाएंगे, दिल्ली की जनता की आवाज उठाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को, उनके काले चोर विधायकों को चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक दिल्ली वालों को पानी ना मिले। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल जाता, दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ये भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है। कैमरामैन सौरभ बख्ती के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर स्तर पर ईवीएम बेहद सुरक्षित है और किसी भी अन्य नेटवर्क का या मीडिया से ये बिल्कुल अलग है। EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. This was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end we will all agree to disagree. और कर्नाटक की जनता शनिवार से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सरकार के इस फैसले का रविवार को बचाव किया। उन्होंने दलील दी और कहा कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे।
राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर यानी KST की दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश में ईंधन की कीमतें 3 रुपए अधिक बढ़ गई हैं। राज्य में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 85 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 88 रुपए 93 पैसे हो गई है। और पूरे मामले को भाजपा कांग्रेस के नियत पर सवाल उठा रही है। आज पूरे राज्य में बीजेपी की ओर से कांग्रेस सरकार के महंगाई बम के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि राज्य पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। This decision of the Congress government will cost dearly for the people of Karnataka. When the farmers were in great distress, it will affect the farmers also. And the prices of buses, taxis, autos, and every common man will be affected by the decision of the Congress government. The financial situation is very bad in the state of Karnataka because of the mishandling of the situation by the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah himself. So, Bharatiya Janata Party, we are taking on to the streets. We are protesting against the decision of the Congress government against the increase of the taxes on petrol and diesel. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कई वायदे किए थे और अपने वादों को पूरा करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कांग्रेस इस पर बहाने बना रही है। They made certain promises prior to the elections, and they decided that one way to bolster your finances was to raise the price of petrol and diesel. After having done that, they are compounding their original mistake by a series of other lies. What are those lies? कि somebody else is responsible, we are not responsible. अरे भाई, the price of petrol and diesel at the bunk is determined in large part due to the international prevailing price, because we import 85% of our requirements of crude oil or kacha tel. Between 2004 and 14, the price of petrol and diesel in Bengaluru went up by 84%. This is a Congress time. And it went up, in diesel it went up by 111%. और पंजाब के तरन तारन जिले में BSF और राज्य पुलिस ने संयुक्त रूप से एक ड्रोन की बरामदगी की है। दरअसल 16 जून की शाम को ड्यूटी पर तैनात सतर्क जवानों ने तरन तारन जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में एक संदिग्ध उड़ती हुई वस्तु को देखा। इसके बाद तलाशी अभियान के दौरान शाम लगभग 5 बजे जवानों ने तरन तारन जिले के मरी मेघा गांव के स्कूल ग्राउंड से एक ड्रोन को सफलतापूर्वक बरामद किया। और युद्धपोत सूरत जल्द ही भारतीय नौसेना में प्रमुख लड़ाकू विमान के तौर पर शामिल होने वाला है। शामिल होने से पहले जहाज ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है। सूरत युद्धपोत का नाम गुजरात के जीवंत शहर सूरत के नाम पर रखा गया है। यह जहाज भारत और सूरत की समुद्री विरासत में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। सूरत युद्धपोत को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत के गौरवशाली प्रमाण के रूप में सामने आया है। और देश भर में ईद उल अजहा या ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा को त्याग और कुर्बानी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सभी ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोगों ने नमाज अदा की और देश की प्रगति, विकास, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए सामूहिक दुआ भी पढ़ी। वहीं मुंबई में भी लोगों ने माहिम दरगाह में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की। ईद उल अजहा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी।
तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।